नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले कर्नाटक हिजाब मामले पर कल यानी कि 14 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्राओं को का जो वकील है उन्होंने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। इस बीच हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हिजाब मामले का उन राज्यों में मतदान पर असर पड़ेगा जहां चुनाव चल रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे हिजाब विवाद मामले की सुनवाई के दौरान छात्राओं ने एक दिलचस्प मांग की है। हिजाब पहनने के पक्ष में याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में जो उनका स्कूल की यूनिफॉर्म का रंग है उसी रंग का हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई भी कपड़ा पहनने पर रोक लगाने संबंधी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली लड़कियों ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस JM काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा M दीक्षित की पूर्ण पीठ के समक्ष ये दलील दी। इस मामले में आज सुनवाई होने वाली है। उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इन लड़कियों की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने पीठ से कहा, मैं न केवल सरकारी आदेश को चुनौती दे रहा हूं बल्कि यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति देने के सकारात्मक शासनादेश के लिए भी कर रहा हूं। कामत ने दावा किया है कि केंद्रीय विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है और ऐसा भी यहाँ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है और इस इस्तेमाल पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ दीप्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, लगातार जिस तरीके से हिजाब विवाद को लेकर बात चल रही है, तमाम दलीलें पेश की जा रही हैं, तो क्या ऐसे में अब आगे क्या रुख लिया जा सकता है जब छात्राओं की तरफ से ये कहा गया है कि वो जो उनकी यूनिफॉर्म है उससे मैचिंग हिजाब को लेकर अनुमति चाहती हैं? देखिए, वो तो जिद करेंगे ही क्योंकि इनका डिमांड शुरू से रहा है कि हिजाब को एक्सेप्टेंस मिल जाए स्कूल के और इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस में। लेकिन जिसको लेके ये काफी डर भी बताया जा रहा है कि हमारे देश में देश को ऊपर देना चाहिए, ना कि किसी धर्म को ऊंचा स्थान इतना मिल जाए कि फिर इस तरीके से अनार्की सा फैल जाए। एंड यूनिफॉर्म जो एक सबके लिए सेम बनाया गया है और पहले भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो वहां पे क्लियरली ये सब जो ड्रेसेस हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। बाद में किसी तरीके की नई चीजों को एड ऑन करने के लिए अगर इस तरीके की जिद पकड़कर लोग बैठेंगे तो इससे दिक्कतें आएंगी। आने वाले समय में जैसे कहते हैं कि पूरे देश में ही अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग डिमांड होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक तो कर्नाटक हाईकोर्ट का ही हम लोग वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि हाईकोर्ट अपना क्या उनका वर्जन रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग भी अपनी बात करेंगे। तो इसपे सारी बातें कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि देश ऊपर है, सबसे पहले धर्म उसके बाद आता है और उसके बाद किसी कपड़े को लेकर बात होती है। और ये कहीं ना कहीं सिविल कोड को लेकर भी इसमें कहीं बातें आएंगी आगे चलकर, इसमें भी फिर लड़ाइयां और झगड़े होंगे और ये किसी फसाद का कारण बन जाएगा। अभी हमें पता है कि बंगाल में क्या हो रहा है, इन्हीं हिजाब के वजह से हो रहा है और ये सारे मामले काफी बड़े तूल पकड़ते जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल यही लग रहा है कि इस पे विचार फिर हो सकता है कि करने को होगा या फिर खारिज हो सकता है इनका ये पिटीशन कि यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब दे दे तो चलेगा, क्योंकि वो हिजाब को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे देखना होगा कि अभी हाईकोर्ट की तरफ से और क्या इनका वर्डिक्ट आता है। लेकिन दीप्ति जी, मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि अगर हिजाब को यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती है तो इनके अधिकारों का हनन वाली बात भी कही गई है कि संविधान में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ये भी तो है कि दूसरे धर्म के लोग भी तो इस चीज को लेकर सामने आ सकते हैं, वो भी तो फिर हनन के उसमें चला जाएगा अगर उनकी बात नहीं मानी जाए। तो किस दिशा में जा रहा है ये पूरा मामला? को लेकर जैसे समानता के अधिकार या हम सबको एक राइट मिला हुआ है संविधान की तरफ से, अपने अकॉर्डिंग हम अपना धर्म, अपना काम, अपने कपड़े चुन सकते हैं इस मामले में। लेकिन जहां हम स्कूल और
इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, वहाँ एक सिविल यूनिफॉर्म तो होता है। अब उस यूनिफॉर्म से बाहर निकलकर अगर आप अपने तरीके से कोई एड ऑन करना चाहते हैं तो एक छोटी लड़ाई नहीं होगी, ये बहुत लंबी लड़ाई है और इसमें एक दिन पे कोई भी वर्डिक्ट आना आसान नहीं होगा। जैसे साफ तौर पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी बात बोल दी कि नहीं, हम लोग इसमें कोई भी सुनवाई और नहीं करेंगे और देश ऊपर है और हिजाब को इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर एक पिटीशन डाला जाता है कि यूनिफॉर्म के कलर के हिसाब से हम लोग हिजाब यूज करना चाहेंगे। अब देखते हैं इस पे क्या वर्डिक्ट कर्नाटक हाईकोर्ट लेती है, लेकिन मुझे लगता है जब हिजाब को ही मना है तो कलर को लेकर इस पे बात करना मुश्किल है। जी, अधिकार तो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत सारे, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। जी बिल्कुल, कर्तव्य का निर्वहन भी उतना ही जरूरी है। जब अधिकारों की मांग करते हैं तो कर्तव्य निभाना भी बहुत हमारे जरूरी है। किसी बात से कोई अनारकी ना फैले और देश विविधता से भरा हुआ है। हर एक व्यक्ति, आपने सही बोला कि यहाँ पे हर एक धर्म फिर अपने तरीके से आ जाएंगे सामने और अपने लिए एक नया यूनिफॉर्म का डिमांड करेंगे। तो ये आगे आने वाले टाइम पे मैंने कहा ये लड़ाई छोटी नहीं होगी, क्योंकि इस बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी तमाम चर्चा का हिस्सा आप बनी। कपड़े कुछ अलग तरीके के होते हैं हमारे देश में, तो वो भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे डिमांड करें। तो इन सबका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो कर्नाटक में शुरू हुआ ये हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैलने लगा है। आम से लेकर खास लोग हिजाब विवाद को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हिजाब विवाद की चहल पहल सुनाई दे रही है। इसी क्रम में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिजाब विवाद को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने हिजाब पर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब बेकार की बात है, उस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले को लेकर लोग कोर्ट गए हैं। यहाँ के स्कूलों में सभी स्कूली बच्चे एक तरीके के ड्रेस पहनते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग तो काम करने में लगे हुए हैं, हर धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है तो हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते। नीतीश आगे कहते हैं कि हर किसी का अपना तरीका है, मूर्ति लगाना या अपने अपने ढंग से पूजा करना सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हम लोगों के हिसाब से इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने को लेकर हुई थी, जिन्हें कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब के आती थी वो अचानक से हिजाब में आने लगी। बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करने पर विरोध प्रदर्शन किया। ये मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव बना हुआ है और यहाँ तक कि हिंसा भी हो चुकी है। हिजाब विवाद मामले की कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्राओं के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर। कोर्ट गए किया है, कहाँ गया, सब गया, यहाँ पर क्या करेगा। हम लोगों का तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं। और बिहार में तो कोई सुनते हैं कोई बात, लेकिन दुनिया देश में या कहीं भी कोई बात होते रहता हुआ एक अलग बात है। तो इसमें हम लोगों की क्या जरूरत है। हम लोग तो काम ही में हैं और सब के लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज देखिए हम लोगों के बिहार में कि एक तरह से स्कूलों में और सब जगह काम है। लेकिन वही चीज़ है, कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब। हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहन, तो कोई का मनवा करके ऊपर का, तो उस सब चीज़ पर क्या बहस करने की जरूरत है। हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट गए हिजाब विवाद को लेकर नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है और अब नीतीश कुमार का बयान सामने आया है।
उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों के लिए काम करने का एक अलग तरीका होता है, हम लोग सभी धर्मों के लोगों की इज्जत करते हैं। तो चलिए अब आपको मुंबई की खबर से रूबरू कराते हैं, जहां पर ईडी की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई डी कंपनी के 10 बड़े ठिकानों पर हुई है, जहां सर्च ऑपरेशन जारी है। नेताओं के भी प्रॉपर्टी और पैसों के ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। इस बीच में आपको ये मुंबई से खबर बता रहे हैं, जहां पर डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार कई मसलों को लेकर ईडी की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर नेताओं के ट्रांजैक्शन को भी खंगाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को भी खंगाला जा रहा है, और कई ठिकानों पर डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छानबीन चल रही है। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे कई नेता जिनके तार डी कंपनी से जुड़े हैं, उनके प्रॉपर्टी और पैसे और ट्रांजैक्शन को लेकर संबंधित जांच कर रही है। ये ऑपरेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आधार पर की गई है। ईडी मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी करी है। ये पिछले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं, जिसमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी शामिल हैं। एक संपत्ति सौदा है जो जांच के दायरे में है, जिसमें कथित तौर पर वरिष्ठ नेता जो कि कथित तौर पर अन्य लोगों के साथ शामिल हैं, वो महाराष्ट्र के हैं। ईडी की एफआईआर में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र और आसपास संगठित अपराध ग्रुप चला रहा है। इसी संगठित अपराध ग्रुप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे और अन्य आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं। और मुंबई और आसपास के इलाकों की कुल 10 जगहों पर छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। तो आपको बता दें, ये मुंबई में ईडी की तरफ से खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सहगल जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। थैंक यू। किस तरीके से जिस तरीके से मुंबई में ईडी की कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से देखेंगे इसे, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है नेताओं के भी, जो जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अच्छा उनके कुछ संबंध हो सकते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स की ट्रांजैक्शन, जो पैसों की ट्रांजैक्शन है, उस पर भी सर्च हो रही है। किस तरीके से देखेंगे इसे? देखो, अभी देश ने कुछ दिन पहले मन बना लिया कि बड़े पैमाने पर हमने जो दाऊद इब्राहिम डी कंपनी है उसको हर प्रकार से खत्म करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो थ्रेट है हिंदुस्तान को वो डी कंपनी के माध्यम से डी कंपनी ने बहुत ही बड़े पैमाने में हमारे फिल्म में, हमारे रियल एस्टेट में, क्रिकेटिंग में और कई और तरीकों में बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को फैला रखा है। और जो ये पैसा है, हेलो जी, वो इसी पैसे के माध्यम से बहुत ही बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल्स को इस्तेमाल करते हैं, देश में आतंकवादी हमलों को बार-बार कराते हैं, कई प्रकार के साजिश कराते हैं और हर प्रकार से पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, रिकॉर्डेंस की व्यापक करते हैं, उनको बताते हैं कौन सी जगह पे कैसे अटैक करना है। ये बहुत लाजमी है कि बहुत बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सहगल जी, ये कहा जा सकता है कि ये जो जांच चल रही है, इससे बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद हम कह सकते हैं कि इस जांच से हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं जी कि हमारे देश के अंदर में कई पॉलिटिशियंस, कई पॉलिटिकल लीडर्स, कई आका जो है इन्वॉल्व है। बड़ा लाजमी है कि इनको पब्लिक के सामने लाया जाए और इनके खिलाफ भी वो तमाम कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर हमारे देश में रह के ये इतने सालों से कार्रवाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको बड़े पैमाने पर लोकल सपोर्ट है। और वो लोगों सपोर्ट किनका है, अभी देश जाना जाएगा कौन कौन है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी जल्द होगा उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि नेशन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा मामला है और इसकी जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जैसे मैंने कहा, पिछले 30-40 साल से ये कंपनी जो है हिंदुस्तान में हर प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है। जब जब पाकिस्तान का कोई भी हादसा होता है उसमें डी कंपनी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। वही मैंने जैसे कहा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, पाकिस्तान के लिए रिकॉर्डेंस करते हैं। अलग अलग जगह अभी इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन के समय में बहुत बड़े पैमाने पर तो एक किस्म से देश के खिलाफ नफरत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हिजाब केस में भी इन्वॉल्व हो सकता है डी कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर, और इसलिए बड़ा लाजमी है कि इस कंपनी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और देशवासी जानना चाहेंगे कि 30-40-50 साल से ये आदमी कैसे देश के अंदर कायम है, इसके बावजूद की एनएसए और तमाम एजेंसी को मालूम है कि ये कितना बड़ा देश के लिए खतरा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सहगल जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम चर्चा का हिस्सा बने। तो मुंबई में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही आपको बता दें कि इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा मामला है और इसमें खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से डी कंपनी को भारत के अंदर जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है उसका खुलासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके सबसे बीच पंजाब की राजनीति काफी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और केजरीवाल दोनों को आड़े हाथ लिया। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार शुरुआत से कोरोना को लेकर गंभीर नहीं थी, और दूसरी तरफ उन्होंने केजरीवाल सरकार को भी निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। लोकसभा में मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं, 7-8 बार मैंने कहा, मीडिया से कहा, तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को तैयारी करनी चाहिए। फिर से उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू बात कर रहा है, कोरोना से किसी को कुछ नहीं होने वाला। लाखों लोग कोरोना के से मरे। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने लगवाई थी। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, कोरोना के समय क्या हुआ? कोरोना के समय आम आदमी पार्टी कहां गायब हुई? कोरोना के समय दिल्ली के अस्पताल में क्या हुआ? कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर किसने दिलवाए? यूथ कांग्रेस के लड़कों ने दिल्ली में गैस में ऑक्सीजन सिलेंडर। पंजाब में पीएम मोदी के दौरे से अब हेलीकॉप्टर विवाद छिड़ गया है। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की मूवमेंट के चलते इलाके में नो फ्लाई जोन बनाया गया था। पीएम मोदी सोमवार को पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित करने पंजाब गए थे। चन्नी को होशियारपुर में अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी की रैली में शामिल होना था। पीएम मोदी जालंधर के प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और पिछले महीने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद ये राज्य में उनका पहला दौरा था। अधिकारियों ने कहा कि नो फ्लाई जोन लागू होने की वजह से चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए चन्नी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं, आतंकवादी नहीं। वहीं जालंधर में जनसभा में मोदी ने चन्नी की अगुवाई वाली राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। मोदी ने कहा, मैं देवी तालाब मंदिर में दर्शन करना चाहता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझे हेलीकॉप्टर से वापस जाने के लिए कहा। पंजाब सरकार की ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 9 जिलों की 55 सीटों पर
64.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग के इस फेज में कुल 2.02 करोड़ मतदाता 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। इससे पहले 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव हुआ। उस दौरान 11 जिलों के लिए वोटिंग की गई थी। पहले चरण के मतदान के दौरान 62% मतदान हुआ था। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद तमाम नेताओं ने इन सीटों पर जीत को लेकर अपने अपने दावे किए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए समाजवादी गठबंधन 100 के पार चला गया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद भी किया। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 चरणों में ही सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया। हालांकि ये दावा कितना सच होगा ये तो 10 मार्च के नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सपा 2 चरण के चुनाव के बाद काफी हौसले बुलंद लेकर आगे बातें कर रही है। चलिए बात करेंगे बिहार की। बिहार में कानून व्यवस्था बीते कई दिनों से मसला रही है। अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डीजीपी से वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको सुनाते हैं कि आखिर तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा है और क्या मांग की गई है उनकी तरफ से। देख लीजिए, कल मैं आवास पे नहीं था और 15-20-30 लड़कों के हुजूम ने जिस तरीके से आपस में मारपीट करने का काम किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का काम किया कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे देंगे, तो कल मैं संजोग से भगवान ने हमें बचाने का काम किया। कल मैं आवास पे नहीं था और मैं जब आया आवास पे तो इस तरीके का यहाँ के गार्ड ने पूरे तरीके से सच्चाई बताने का काम किया कि इस तरीके का मामला हुआ है। तो हम यही केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे लोगों की हत्या की जा रही है। बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की, चाहे व्यवसायी लोग होंगे, चाहे नेता लोग होंगे, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे आम जनता हो गए, तो पूरे तरीके से हत्या का ये तांडव है बिहार में खासकर चल रहा है। और अपराधी से सब लोग को डर है, सबको भय है कि कब कहाँ आदमी कोई कहाँ जाएगा, किसको मार देगा, क्या कर देगा, नहीं कर देगा। ऐसे में देखते हुए में हमने ये मांग किया केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि हमारी सुरक्षा वायु श्रेणी की जाए। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। इस कड़ी में 24 घंटे के दौरान सोमवार को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 586 मामले सामने आए। ऐसे में नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह की छूट को लेकर उम्मीद बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि सप्ताह होने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बसों और मेट्रो ट्रेन में खड़े यात्रियों की अनुमति देने के साथ नाइट कर्फ्यू भी खत्म करने का ऐलान संभव है। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार में 100% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल बार और सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता पर 50% की सीमा और बैंक्वेट हॉल में शादियों को छोड़कर कोई गतिविधि नहीं है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.5 महीने के बाद कोरोना के मामलों में आखिरकार दिल्ली सेफ जोन में आ गई। अब दिल्ली में किसी भी जिले में संक्रमण दर 5% से ज्यादा नहीं है। सप्ताह की संक्रमण दर की बात की जाए तो ये 2.2% है।
वहीं अब बात करेंगे सेंसेक्स की। मार्केट में एक दिन पहले आई जो रिकॉर्ड गिरावट थी, उसके बाद मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार ने कारोबार की अच्छी शुरुआत की है। मिक्स्ड ग्लोबल ट्रेंड के बीच घरेलू बाजार को लो लेवल पर खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि बाजार पर अब भी यूक्रेन संकट का प्रेशर बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार प्री ओपन सेशन से ही बढ़त में खुलने का संकेत दे रहे थे। जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, बीएसई जो है सेंसेक्स करीब 480 अंक चढ़ गया। कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़कर 56,900 अंक के पार निकल गया। एनएसई निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 17,000 अंक के आसपास ट्रेंड करने रहा था। इससे पहले सोमवार को बीएसई 1747.08 अंक गिरकर 56,405.08 अंक पर रहा था। एनएसई निफ्टी भी 531.95 अंक गिरकर 16,842.80 अंक पर बंद हुआ था। ये दोनों मेजर इंडेक्स के लिए करीब एक साल की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। इससे पहले पिछले साल 26 फरवरी को सेंसेक्स में 1940 अंक और निफ्टी में 568 अंक की गिरावट आई थी। बता दें कि एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेक गिरावट में है, जबकि ताइवान का शेयर बाजार चढ़ा हुआ है। घरेलू बाजार को एक दिन पहले आई गिरावट के बाद लो लेवल पर खरीदारी से सहारा मिला। कल की गिरावट ने कई अच्छे स्टॉक में के भाव गिरा दिए। इन्वेस्टर्स इसे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट का बढ़िया मौका मान रहे हैं। वही बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमने लगी है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए। देश भर में बीते 24 घंटे में 27,409 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 347 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इससे एक दिन पहले कोरोना के 34,113 नए मामले आए थे और 346 लोगों की जान गई थी। वहीं राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कोरोना के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई भी लगातार जारी है। देश भर में 14 फरवरी तक देश भर में 173 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 44.68 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।